हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रीतम कुमार। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल CEG एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों ये जो वीडियो सीरीज़ मैं लेकर के आया हूं आज, ये CGPSC 2023 के लिए छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन सीरीज़ का ये पहला वीडियो दोस्तों। मैं इसके बाद लगातार छत्तीसगढ़ के क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के वीडियोज़ लेकर के आऊँगा। तो कोशिश कर रहा हूँ कि हर वीडियो में 15 से 20 क्वेश्चंस के आसपास हों। क्वेश्चंस अपन उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद उसके जो ऑप्शंस हैं उसको कोशिश करेंगे कि अपन उसको डिटेलिंग कर सकें। ठीक है, तो वो इस सीरीज़ का ये पहला वीडियो लेक्चर है। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आएगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस सीरीज़ का सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों हम लेकर के आए, आपके स्क्रीन के सामने है। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा इस राज्य का लोक नृत्य नहीं है? ठीक है, तो चार ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। सुआ, पंथी, राई और कर्मा। तो दोस्तों अगर आप छत्तीसगढ़ के लोकल निवासी हैं या CGPSC की तैयारी आप कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि इनमें से कौन सा इसका सही आंसर है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है राई। जो राई है वो लोक नृत्य नहीं है दोस्तों। बाकी जो तीनों हैं, चाहे सुआ हो, पंथी हो या फिर कर्मा हो, लोक नृत्य है, छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। इसमें सबसे पहले हम सुआ पे आते हैं। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो राई है ना। तो हम सुआ पर आते हैं। सुआ जो होता है, सुआ के बारे में बेसिक क्या है, तो दीपावली से पहले वो स्टार्ट होता है और वो दीपावली के बाद तक भी चलते रहता है। ठीक है, दीपावली के बाद तक भी हमारे मतलब घर में जो मतलब महिलाएं होती है वो क्या करती है, सुआ नाचने के लिए आती है। ठीक है, सुआ जो होगा वो मतलब केवल महिलाएं उसको डांस करती है, उसको जेंट्स लोग डांस नहीं करेंगे, है ना, पुरुष उसको डांस नहीं करते। दूसरा चीज़ क्या है, कोई भी अपन उसमें वाद्य यंत्र यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, कोई भी वाद्य यंत्र यूज़ नहीं होता है। जो सुआ का मतलब जो बीच में लोग टोकरी रखते हैं, टोकरी, उसके ऊपर दो सुआ रखेंगे। जो सुआ होता है, जो दोनों सुआ रखा होता है उसमें, वो शिव और गौरी के क्या होते हैं, प्रतीक होते हैं। ठीक है, और क्या होगा, तो महिलाएं जो है वो उसके चारों ओर घूम घूम कर डांस करेंगी, अपनी तालियों पर डांस करेंगी और गाना गाएंगी। ठीक है, सुआ गीत गाएंगी और सुआ नृत्य करेंगी तालियों के साथ। सुआ के बारे में फ़िलहाल इतना ही है। आगे चलते, पंथी जो है नृत्य, पंथी के बारे में क्या है, तो इसको दोस्तों छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज इसको क्या करता है, इस लोक नृत्य को मतलब इसको मनाते हैं। ठीक है, अभी आगे आने वाला है 18 दिसंबर, तो उस दिन क्या रहेगा, गुरु घासीदास जयंती, गुरु घासीदास बाबा जी की जयंती है ना। तो उस दिन क्या होगा, ये पंथी नृत्य मतलब पंथी जो लोक नाट्य आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसमें लोग क्या करते हैं, तो पंथी नृत्य करेंगे, पंथी गाना गाएंगे, पंथी का मतलब पंथी सॉन्ग गाएंगे और पंथी नृत्य करेंगे। ठीक है, तो उसमें जो नर्तक होते हैं वो क्या करेंगे दोस्तों, कलाबाजी करते हैं। ठीक है, कलाबाजी करेंगे और उसमें जो नर्तक होते हैं वो क्या करेंगे, तो उसमें पंथी गीत भी गाते हैं। ठीक है, और नर्तक जो होंगे वो क्या करते हैं, कलाबाजी करेंगे और कलाबाजी करते करते वो पंथी नृत्य उसमें क्या करेंगे, डांस मतलब पिरामिड बनाते हैं दोस्तों। पिरामिड बनाकर उन लोग कलाबाजी करते हैं, पंथी गीत गाते हैं, है ना। इसमें स्टार्टिंग में क्या होगा, तो जो डांस होता है वो थोड़ा सा मतलब गाना जो बजेगा वो थोड़ा धीरे बजता है। उसके बाद में वो धीरे धीरे उसका जो सुर और ताल है दोस्तों वो तेज़ होते जाता है। उसके हिसाब से जो नर्तक है वो डांस करते हैं। और क्या है, तो इसमें हाँ, देवदास बंजारे को हम लोग को याद रखना है, क्योंकि पंथी नृत्य को अगर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अगर किसी ने दिलाया है तो वो है ना, स्वर्गीय देवदास जी हैं। उन्होंने पंथी नृत्य के लिए बहुत काम किया है। ठीक है, तो उनको हमको याद रखना है, क्योंकि वो जो है मतलब क्वेश्चंस में सीधा सीधा ऊपर से पूछ देता है। ठीक है, देवदास बंजारे किससे संबंधित है, तो पंथी नृत्य से संबंधित है। ठीक है, राई तो इसका सही आंसर है, कोई लोक नृत्य है नहीं, वो छत्तीसगढ़ का। कर्मा, तो कर्मा क्या चीज़ है, कर्मा दोस्तों ये जो है वो जब धान की रोपाई होती है, ठीक है, भादों माह में धान की रोपाई हो जाएगी तो उसके बाद क्या करते हैं, कर्मा नृत्य करते हैं, कर्मा गीत गाते हैं। ठीक है, कर्मा जो है वो भी छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है, भादों माह में धान की रोपाई के बाद। अब सरगुजा जो संभाग है दोस्तों, तो वहाँ पर ये चीज़ ज़्यादा फेमस है। वैसे तो छत्तीसगढ़ पूरे छत्तीसगढ़ में मनाया जाएगा, लेकिन सरगुजा संभाग में
ये चीज़ ज़्यादा फेमस है, कर्मा ज़्यादा फेमस है ना। कुछ कुछ जनजातियाँ इसको मनाती, जैसे बैगा हो गई, बैगा हो गया, गोंड हो गया, कोल हो गया, है ना, और उरांव जनजाति, इन लोग क्या करते हैं, कर्मा 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 त्यौहार मनाते हैं। ठीक है, कर्मा लोक नृत्य, कर्मा गीत गाएंगे, कर्मा डांस करेंगे। ठीक है, भादो भादो मनाएंगे। और सरगुजा संभाग में भादो एकादशी के दिन कर्मा त्यौहार मनाया जाता है। उस दिन होता क्या है, तो करम के जो वृक्ष होता है ना, उसको क्या करते हैं लोग, रोपते हैं। करम का जो वृक्ष होगा उसको रोपते हैं, उसकी जो टहनी होगी उसको रोपते हैं। ठीक है, तो ये था दोस्तों इसका डिटेलिंग। इसके बाद हम क्या करते हैं, आगे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। क्वेश्चन मैंने बहुत आसान रखा हुआ है। ठीक है, कोशिश करेंगे कि इसका जो डिटेल मतलब जो उसका ऑप्शन है उसको हम लोग क्या करें, डिटेल कर सकें। तो दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो बहुत आसान है दोस्तों, आप पढ़ेंगे आप समझ जाएंगे कि भारत का धान का कटोरा किस राज्य को कहते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। भारत का धान का कटोरा दोस्तों छत्तीसगढ़ को कहते हैं। धान का कटोरा छत्तीसगढ़ के लिए यूज़ होता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो उसको जब हम उसके जो 4 भाग में हम उसको बांटते हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ ना कुछ कटोरा जैसा दिखता है। उसके जो बीच वाले भाग में क्या है, जो महानदी अपवाह तंत्र है वहाँ पर क्या है, धान की पैदावार बहुत है। तो ऐसा मतलब ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ जो है वो कटोरे के अंदर में धान, यानी कि धान का कटोरा नज़र आता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़ दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर चलते, क्वेश्चन नंबर 3। छत्तीसगढ़ राज्य के पौष माह की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला, ठीक है, पौष माह की पूर्णिमा को निम्न में से कौन सा त्यौहार है जिसमें बच्चे घर घर जाकर अन्न की मांग करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आसान है दोस्तों। ये भी मतलब छत्तीसगढ़ के जो बारे में जो लोकल यहाँ के हैं वो आसानी से बता देंगे कि पौष पूर्णिमा के दिन दोस्तों बच्चे जो हैं वो मोहल्ले में मतलब अपने टोलियाँ बना लेते हैं, अपना कुछ लोगों का टोलियाँ। अब बच्चे घर में मतलब हर घर जा कर क्या करते हैं, गाना गाएंगे, छेर छेरा वाला गाना गाएंगे। और उसके बाद वो क्या करते हैं, धान की मांग करते हैं। ठीक है, धान की या फिर अन्न की मांग करते हैं। तो दोस्तों ये जो पौष पूर्णिमा को मनाया जाता है छत्तीसगढ़ अंचल में, हमारा जो त्यौहार मनाया जाता है उसको बोलते हैं छेर छेरा त्यौहार बोलते हैं। इसका सही आंसर होगा छेर छेरा होगा। ठीक है, तो इसके बाद इसका जो ऑप्शन को डिटेलिंग करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले है हरेली। ठीक है, हरेली के बारे में दोस्तों हम क्या जानेंगे। तो सबसे पहला चीज़ है कि छत्तीसगढ़ का ये सबसे पहला त्यौहार है, मतलब छत्तीसगढ़ अंचल में हम लोग सबसे पहला त्यौहार हरेली को मनाते हैं। ठीक है, मनाएंगे कब हम लोग इसको, तो सावन की अमावस्या के अगले दिन हम लोग क्या करते हैं, हरेली मनाते हैं। सावन अमावस्या के दिन हरेली का त्यौहार मनाएंगे। ठीक है, इस दिन रात को दोस्तों बोलते हैं कि मतलब थोड़ा सा भूत प्रेत वाला मतलब कुछ मान्यता है कि रात को मतलब ऐसा रहता है ऐसे करके। तो सुबह जो होता है अगले दिन हरेली के दिन, जो गांव के बच्चे फिर मतलब कुछ लोग क्या करते हैं, सभी घरों में आकर नीम की जो टहनी है उसको लगा देते हैं घर के सामने। ठीक है, और क्या करते हैं, तो गांव में दोस्तों गोबर का प्रेत बनाते हैं। ठीक है, अपने घर के बाहर में। और क्या होगा, तो हम लोग जो गेड़ी जो हम लोग खेलते हैं दोस्तों, है ना, हम लोग अभी फ़िलहाल तो नहीं खेलते, लेकिन मतलब बच्चे मतलब गांव में खेलते हैं। तो वो जो गेड़ी त्यौहार जो होता है वो यही हरेली त्यौहार है। अब गांव में तो नारियल जो फेंक प्रतियोगिता ये सब भी होता है दोस्तों। ठीक है, मनाया कब जाएगा, तो सावन की अमावस्या को मनाया जाता है हरेली का त्यौहार। अगला चलते हैं नवाखाई। तो दोस्तों नवाखाई क्या है, तो ये भी छत्तीसगढ़ अंचल का एक त्यौहार है। मोस्टली इसको ज़्यादातर उड़ीसा में मनाते हैं। ठीक है, तो उसमें होता क्या है कि नवाखाई जो होगा वो आपका भादो में, है ना, भादो में जो शुक्ल पक्ष होता है, तो भादो शुक्ल पक्ष में भी उसमें मान के चलो पूर्णिमा को पकड़ लेते हैं दोस्तों, क्योंकि मोस्ट ऑफ पूर्णिमा को ज़्यादातर मनाया जाता है कि भादो शुक्ल पक्ष पूर्णिमा में जब धान की रोपाई हो जाती है, मतलब पहला फसल जब लगता है। ठीक है, जब पहला फसल लग जाता है तो ये जो पहला फसल है ना, उसको गांव की जो कुल देवी है या फिर घर में जो देवता होते जिन मतलब देवता रखते हैं ना, तो उनको क्या करते हैं, चढ़ाते हैं। ठीक है, पहला फसल जो सबसे पहले भगवान यानी कि देवी देवताओं को चढ़ाते हैं। ठीक है, घर की। उसके बाद वो पहला फसल है उसको उसी दिन अन्न के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, ये नवाखाई मतलब नया जो चावल आया है उसको खाना है बस। ठीक है, ये है। तो उसके लिए पूजा पाठ करके अन्न चढ़ा के अपन खाते हैं उसको। मतलब ये ज़्यादातर दोस्तों गांव की संस्कृति से जुड़ा हुआ है और इसको मनाया जाता है छत्तीसगढ़ अंचल में। ठीक है, नवरात्रि दोस्तों, नवरात्रि के बारे में तो आप जानते ही हैं कि मतलब साल में 2 नवरात्रि पड़ेगा। एक चैत्र मास में एक नवरात्रि पड़ेगा, एक आपका कुंवार मास में एक नवरात्रि पड़ेगा। ठीक है, साल में 2 नवरात्रि पड़ता है। नवरात्रि में क्या होगा,
तो वही है, एक पहले दिन से लेके 9वां दिन तक क्या होगा, है ना, चैत्र मास की जो नवरात्रि उसमें तो हम लोग दुर्गा उर्गा मतलब माँ बिठाते नहीं हैं हम लोग, ऐसा है ना। उसमें जंवारा बोया जाता है, ठीक है। जंवारा को हम लोग 9 दिन तक क्या करेंगे, सेवा करते हैं, और 9वें दिन क्या करेंगे, उसका जंवारा का विसर्जन कर देते हैं, ठीक है। विसर्जन करेंगे तो उसको मतलब आप देखे होंगे कि ऐसा रोड में लेडीज़ लोग क्या करते हैं, उसको जंवारा को बोह करके जाना, मतलब अपने सर के ऊपर उठा करके रख करके जाते हैं और तालाब में विसर्जन, तालाब नदियों में विसर्जन कर देते हैं, ठीक है। उसी से कुछ जंवारा रख लेते हैं जिसको आपस में क्या करेंगे, तो प्रसाद के रूप में एक दूसरे के घर में बांटेंगे, ठीक है। तो ये अपना नवरात्रि त्यौहार है दोस्तों। छेरछेरा के बारे में बता चुका हूँ कि पौष पूर्णिमा, पुष पूर्णिमा छत्तीसगढ़ में बोलते हैं, पुष पूर्णिमा को छेरछेरा मनाया जाता है, ठीक है। बच्चे जो हैं वो क्या करेंगे, हर घर अपने मतलब टोलियाँ बना लेंगे पहले अपना 8-10 लोगों का, उसके बाद हर घर जा जाकर उन लोग क्या करेंगे, तो अन्न की मांग करते हैं, गाना गाएंगे कि छेरी छेरा ऐसे करके गाना गाएंगे। तो ये था दोस्तों। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। 1923 में 1923 में कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने के लिए इस राज्य के कांग्रेस जनों ने निम्नलिखित में से किस स्थान तक पैदल यात्रा की थी। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है काकीनाडा, ठीक है। तो कांग्रेस का काकीनाडा अधिवेशन हुआ था 1923 में कांग्रेस का काकीनाडा अधिवेशन 1923 में। तो कांग्रेस जनों ने, ठीक है, इसमें जो मुख्य जो मेन जो था उसमें लीडर जो था वो कौन था, तो नारायण राव मेघावले जी थे, नारायण राव मेघावले जी थे, वो जो मेन लीडर थे। उन्होंने मतलब 25 लोगों के साथ क्या किया, 25 लोग टोटल पैदल यात्रा किए थे, ठीक है। पैदल यात्रा कहाँ से, जगदलपुर के रास्ते से होते हुए काकीनाडा यानी कि आंध्र प्रदेश गए थे काकीनाडा अधिवेशन के लिए, ठीक है। तो वो 1923 का क्या है, काकीनाडा अधिवेशन है, पैदल यात्रा उन्होंने किया था, ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्या है, अब इसके बाद तो उसमें कुछ नहीं है, आगे चलते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। मनियारी नदी के तट पर स्थित चर्चित पर्यटन स्थल जहाँ से रुद्र शिव की मूर्ति मिली है, ठीक है। सबसे पहला चीज़ तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ताला गांव होगा, ठीक है। मनियारी नदी के तट पर स्थित, अच्छा देखो चारों ऑप्शन में पहले हम लोग पकड़ लेते हैं। भोरमदेव की बात करेंगे, भोरमदेव दोस्तों सकरी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। भोरमदेव किस नदी के तट पर स्थित है, सकरी नदी के तट पर। चैतुरगढ़ छोड़ देते हैं। ताला गांव जो है दोस्तों वो कहाँ पर, किस नदी के तट पर है, तो मनियारी नदी के तट पर है, ठीक है। इसका सही आंसर है ताला गांव और कवर्धा, ठीक है। तो मनियारी नदी के तट पर स्थित है ताला गांव, है ना। मतलब अच्छा पर्यटन स्थल भी है। यहाँ पर क्या है, देवरानी जेठानी का मंदिर है दोस्तों, बहुत फेमस है, बहुत बार क्वेश्चन पेपर में मतलब आपको ये नज़र आ जाएगा, जहाँ से रुद्र शिव की मूर्ति मिली है, ठीक है। तो ताला गांव जो है वहाँ से रुद्र शिव की मूर्ति मिली है, कहाँ पर है, तो ये मनियारी नदी के तट पर है दोस्तों, है ना। और क्या खास बात है, तो यहाँ पर देवरानी जेठानी का मंदिर हो गया, मनियारी नदी के तट पर हो गया, है ना, ये चीज़ है, ठीक है। भोरमदेव ऑप्शन डिटेलिंग करते हैं। फिलहाल इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, ताला गांव। इसके बाद हम डिटेलिंग करते हैं भोरमदेव। क्या जानते हैं दोस्तों भोरमदेव के बारे में, तो सबसे पहला चीज़ है यहाँ पर कवर्धा के जो फणिनाग वंश है उनका शासन था एक टाइम पे, बहुत पहले की बात है, 1049 है ना, 1089 क्या बोलेंगे उसको, 1089 उसमें जो कवर्धा के फणिनाग वंश है, फणिनागवंशी शासक, उन्होंने क्या किया था, भोरमदेव का मंदिर वहाँ पर बनवाया था, ठीक है। भोरमदेव का जो मंदिर है भोरमदेव में ये जो है वो चंदेल शैली या फिर नागर शैली पे बना हुआ है दोस्तों, है ना। और इसको हम लोग छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी बोलते हैं। खजुराहो जो है वो मध्य प्रदेश में एक जगह है जहाँ पर ऐसी मंदिर है, मतलब चंदेल जो वंश वहाँ पर जो चला था, वहाँ के जो शासकों ने क्या किया था, मंदिर बनवाया था, खजुराहो का मंदिर। तो ये भोरमदेव जो है दोस्तों वो उससे बहुत कुछ मिलता जुलता है, इसलिए हम इसको छत्तीसगढ़ का खजुराहो ही बोलते हैं, भोरमदेव, ठीक है। कब बनाया गया था, तो 1089 यानी कि 89 में बनाया गया था। शासक थे इसके गोपाल देव थे, शायद गोपाल देव थे दोस्तों, देखना पड़ेगा मुझे एक बार, ठीक है। तो वो 1089 में बनाए थे भोरमदेव। वहीं वो एक्चुअली में है कहाँ पर, ये तो सकरी नदी के तट पर है, चौराग्राम में है बोलते हैं, चौराग्राम में, उतना कोई पूछता है नहीं एग्ज़ाम में किसी, ठीक है। सकरी नदी के तट पर है। और क्या है, चिल्फी घाटी यहाँ से लगा हुआ है दोस्तों। भोरमदेव तो अभ्यारण्य भी एक है ना,
2001 में बनाया गया था भोरमदेव अभ्यारण्य को। सबसे नया जो अभ्यारण्य है वो भोरमदेव अभ्यारण्य है ना। और यहाँ पर कवर्धा के फणिनाग वंश, उन शासकों का था, क्या था, राज था वहाँ पर पहले। इसके बाद हम चलते हैं अगले ऑप्शन पर, चैतुरगढ़। चैतुरगढ़ क्या दोस्तों, यहाँ पर क्या फेमस है, महामाया मंदिर। चैतुरगढ़ का महामाया मंदिर एक तरह से हिल स्टेशन है ना। कहाँ पर, किस जिला में, तो कोरबा जिला में पड़ेगा। अच्छा, भोरमदेव किस जिला में है, तो कवर्धा जिला में है ना, और चैतुरगढ़ कोरबा जिला में पड़ेगा। और क्या है, तो महामाया मंदिर चैतुरगढ़ का। दोस्तों यहाँ पर महामाया मंदिर किला बना हुआ है दोस्तों, है ना। और इसको छत्तीसगढ़ का कश्मीर बोलते हैं दोस्तों। चैतुरगढ़ को छत्तीसगढ़ का कश्मीर बोलते हैं। ठीक है, इतना पॉइंट है। ताला गांव के बारे में बता चुका हूँ कि देवरानी जेठानी मंदिर है, मनियारी नदी के तट पर है दोस्तों, है ना। और वहाँ पर से रुद्र शिव की प्रतिमा मिली हुई है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये। ठीक है दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चंस मैं अभी करवा रहा हूँ ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको मतलब आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों, वो मैं क्वेश्चंस उठा के आपको करवा रहा हूँ। अगला जो होता है कबीरधाम, यानी कि कवर्धा। जो कवर्धा जो जिला है उसी को कबीरधाम बोलते हैं। 2003 में नामकरण हुआ था। 1998 में कवर्धा जिला बना है और 2003 में इसका नामकरण कबीरधाम के रूप में हुआ। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, दुर्लभ एवं बहुमूल्य खनिज। ठीक है, एलेक्जेंड्राइट इस राज्य में किस स्थान पर मिलता है। तो दोस्तों 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। क्या है इसका आंसर, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो सेंधुमुड़ है। दुर्लभ एवं बहुमूल्य खनिज, है ना, एलेक्जेंड्रियाइट इस राज्य में किस स्थान पर मिलता है। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिला में। ठीक है, देखो पहला चीज़ तो बोलते हैं कि ये पूरे विश्व में अगर ये मिलेगा कहीं एलेक्जेंड्रियाइट तो ये रशिया के साइबेरिया इलाका मिलता है, मतलब रूस के साइबेरिया इलाके में क्या होगा, एलेक्जेंड्रियाइट मिलेगा आपको। उसके बाद अगर ये कहीं मिलेगा तो वो भारत में मिलेगा, और भारत में कहाँ पर मिलेगा, तो वो भी छत्तीसगढ़ में गरियाबंद जिला में मिलेगा। ठीक है, तो गरियाबंद जिला में मिल रहा है दोस्तों। जो देवभोग तहसील है वहाँ पर गरियाबंद में, तो उसका जो सेंधुमुड़ा लाटापारा इस इलाके में क्या होता है, सेंधुमुड़ा लाटापारा इस इलाके में आपको एलेक्जेंड्रियाइट मिलेगा। ठीक है, अब बाकी जो ऑप्शन है वो क्या है, तो उसका जो सही आंसर है फिलहाल सेंधुमुड़ा है। बाकी 3 ऑप्शन है, पाइलीखंड, बेहराडी और कोदोमाली। ठीक है, पाइलीखंड, बेहराडी और कोदोमाली, ये जो तीनों ऑप्शन है दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ में मतलब जो हीरे की खान होती है, ठीक है, उसके लिए फेमस है पाइलीखंड, कोदोमाली और बेहराडी। ठीक है, जांगड़ा क्षेत्र हो गया और टेम्पल क्षेत्र हो गया, ये सब फेमस है किसके लिए, ये भी गरियाबंद जिले का ही दोस्तों। ठीक है, गरियाबंद जिले में ही ये पाइलीखंड है, बेहराडी है, कोदोमाली है, जांगड़ा क्षेत्र, टेम्पल क्षेत्र सब यही मिलेगा। लेकिन ये फेमस है किसके लिए, हीरा के लिए। आगे चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, 2011 की जनगणना है, उसके अनुसार इस राज्य में जनसंख्या वृद्धि का दर कितना है। तो दोस्तों 2011 की जनगणना यहाँ से पीएससी में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और अभी 2021 का जनगणना का अभी तक से कोई उसका हिसाब किताब है नहीं, कुछ आंकड़े अभी आए नहीं हैं, थोड़े बहुत हैं लेकिन उतने कोई काम के नहीं है फिलहाल। तो 2011 जनगणना से इस बार भी हो सकता है। हर साल दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ पर से उठाता ही है पीएससी प्रीलिम्स में, पिछले साल भी उठाया था, इस साल भी पूछ सकता है, तो हम लोग इसका भी क्वेश्चन लेकर चलेंगे। 2011 की जनगणना, उसके अनुसार छत्तीसगढ़ में जनसंख्या वृद्धि दर बताइए। तो दोस्तों 22.61% जो है वो जनसंख्या वृद्धि दर है छत्तीसगढ़ में, 22.61%। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसके बाद अगला चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पर। इस राज्य में डॉक्टर खूबचंद बघेल दोस्तों कौन थे, तो ऐतिहासिक पर्सनालिटी हैं, है ना, इतिहास में इनका बहुत बार आप पढ़ेंगे इसके बारे में। खूबचंद बघेल के नाम पर राज्य उत्सव में दिया जाने वाला सम्मान किस क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, तो दोस्तों राज्य अलंकरण पुरस्कार आप जानते ही होंगे, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दिया जाता है राज्य अलंकरण पुरस्कार। तो बहुत सारे से क्षेत्रों से राज्य अलंकरण पुरस्कार उन क्षेत्र के जो दिग्गज हैं या फिर उन क्षेत्र में जो अच्छा करने वाले लोग हैं उनको दिया जाता है। ठीक है, तो उसमें डॉक्टर खूबचंद बघेल है, उनके नाम पर भी क्या है, किसी एक क्षेत्र, 4 जो क्षेत्र दिए हुए उनमें किसी एक क्षेत्र में क्या है पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों क्या होगा, इसका सही आंसर है कृषि क्षेत्र में दोस्तों
डॉक्टर खूबचंद बघेल का पुरस्कार दिया जाता है उनके नाम पर, ठीक है। और ये दोस्तों जितना भी मतलब राज्य अलंकरण पुरस्कार है कब मिलेगा, तो इसको मतलब पिछले बहुत सालों से तो यही रहा है कि जो राज्योत्सव जो छत्तीसगढ़ मनाते हैं, मतलब छत्तीसगढ़ राज्य का जो राज्योत्सव मनाया जाता है यानी कि 1 नवंबर इसी के आसपास, तो इसी राज्योत्सव के समारोह में जो राज्य अलंकरण पुरस्कार है इसको दिया जाता है, ठीक है। तो डॉक्टर खूबचंद बघेल कृषि क्षेत्र से, ठीक है, इस क्षेत्र से इनके नाम पर क्या मिलता है, सम्मान मिलता है। खेल क्षेत्र से कौन है दोस्तों, तो गुंडाधुर ना, वीर गुंडाधुर, इनके बारे में भी हम इतिहास में पढ़ेंगे। वीर गुंडाधुर के नाम पर खेल क्षेत्र से हमको मतलब पुरस्कार बांटा जाता है, राज्य अलंकरण पुरस्कार। साहित्य के क्षेत्र से तो आंचलिक साहित्य के लिए पंडित सुंदरलाल सम्मान, ठीक है। ये चीज़ें दोस्तों कृषि के क्षेत्र से डॉक्टर खूबचंद बघेल, खेल क्षेत्र से वीर गुंडाधुर और साहित्य के क्षेत्र से पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, ये क्यों ये सारे स्थान सुर्खियों में हैं, है ना। पाइलीखंड, जांगड़ा, बेहराडी एवं कोदोमाली। दोस्तों अभी 1-2 क्वेश्चन पहले ही हमने पढ़ा है ना, कि पाइलीखंड, बेहराडी, कोदोमाली के बारे में हमने पढ़ा है। तो ये जो स्थान है वो क्यों फेमस है, किस खनिज के लिए फेमस है, तो दोस्तों ये जो इसका सही आंसर है क्या होगा, हीरा होगा, ठीक है। हीरा के लिए ये चारों क्षेत्र फेमस है, पाइलीखंड, जांगड़ा, है ना, टेम्पल क्षेत्र, बेहराडी और कोदोमाली, ये सब हीरा के लिए फेमस है। कहाँ पर मिलेगा, तो छत्तीसगढ़ में। वैसे तो हीरा छत्तीसगढ़ में आपको 2 जगह मिलेगा, एक आपको गरियाबंद जिले में मिलेगा और दूसरा आपको कहाँ मिलेगा, बस्तर जिला में मिलेगा, ठीक है। तो फिलहाल गरियाबंद जिला में जो देवभोग मतलब मैनपुर जो तहसील है, मैनपुर, तो उस मैनपुर तहसील में ये आपको हीरा मिलेगा। कहाँ मिलेगा, तो पाइलीखंड, कोदोमाली, जांगड़ा, टेम्पल क्षेत्र, बेहराडी, है ना, ये पॉइंट्स हैं। उसके बाद क्या है, तो सोना, है ना। सोना के लिए छत्तीसगढ़ में बहुत सारे क्षेत्र हैं दोस्तों, ठीक है। बताऊंगा आपको मैं जब ये टॉपिक प्रॉपर पढ़ाऊंगा तब उसमें सारा कुछ बताऊंगा मैं आपको। प्लेटिनम छोड़ो दोस्तों, टंगस्टन जो होता है वो क्या होता है, तो जो बल्ब की जो फिलामेंट होती है वो किससे बनेगी, टंगस्टन से बनेगी, है ना। ये तो आप 9वीं 10वीं की क्लास में जानते होंगे, इसको साइंस में हम पढ़ते थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पंचायती राज से है दोस्तों। पंचायती राज अधिनियम 1994 के विषय में सही क्या है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो पंचायती राज अधिनियम 1994 लिखा हुआ है, ये एक्चुअली मध्य प्रदेश है, वहाँ के उसके लिए मतलब लिखा हुआ, मध्य प्रदेश जो विधानसभा ने पारित किया था उसके लिए लिखा हुआ है कि पंचायती राज अधिनियम 1994 के विषय में सही क्या है। तो ये इनमें से मतलब ये 5, 6, 7, 8, 7 जो कथन दिए हुए हैं, इनमें से हमको बताना है कि कौन कौन से सही हैं, ठीक है। तो सबसे पहला कथन पढ़ते हैं दोस्तों। पंचायती राज अधिनियम 1994 मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा मूलतः पारित किया गया था, बिल्कुल सही है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा, एमपी के राज्यपाल मतलब मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने इसे स्वीकृति प्रदान की थी। दोस्तों देखो, जब भी विधानसभा में कोई विधेयक पारित हो, है ना, जब भी विधानसभा में कोई विधेयक पारित हो तो उसको स्वीकृति कौन देगा, अपना राज्यपाल देगा, उस राज्य का राज्यपाल देगा। अगर देश में अगर संसद अगर कोई विधेयक पारित करती है तो उसको स्वीकृति कौन देगा दोस्तों, तो राष्ट्रपति देगा, क्योंकि देश के लिए जो काम राष्ट्रपति करता है वही राज्यों के लिए वो काम कौन करेगा, तो राज्यपाल करेगा, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने इसे स्वीकृति प्रदान की थी, बिल्कुल सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी भी सही है, मतलब कथन नंबर बी भी सही है, ठीक है। तीसरा क्या है इसे सीजी शासन ने अंगीकृत कर दिनांक 1/11/2000 से प्रभावशील किया। इसे छत्तीसगढ़ शासन यानी अंगीकृत कर, बिल्कुल अंगीकृत किया दोस्तों, ठीक है। जहाँ जहाँ पर मध्य प्रदेश लिखा हुआ था, देखो छत्तीसगढ़ राज्य बना कब है, तो 1 नवंबर 2000 को बन गया था। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य मतलब अस्तित्व में आ गया था, ठीक है। तो जो पहले ही दिन से क्या कर मतलब हम लोग इसको जो पंचायती राज जो अधिनियम है जिसको मध्य प्रदेश विधानसभा में पारित किया गया था उसको हमने अडॉप्ट कर लिया था, ठीक है, अंगीकृत कर लिया था। तो ये जो कथन है तीसरा, इसे सीजी शासन यानी कि छत्तीसगढ़ शासन ने अंगीकृत कर दिनांक 1/11/2000 से प्रभावशील किया, बिल्कुल सही है दोस्तों। अगला चलते हैं, यह 1/11/2000 को अधिसूचित किया गया। दोस्तों ये कथन गलत है। पहले ही दिन इस दिन राज्य बना था 1 नवंबर 2000 को,
इस दिन अधिसूचित नहीं हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 18 जून 2001 को हुआ था। 18 जून 2001 को इसको अधिसूचित किया गया था दोस्तों छत्तीसगढ़ के राजपत्र में, ठीक है। इसी उसको अगला कथन चलते हैं, मतलब ये वाला जो कथन है वो गलत है, कथन डी जो है वो गलत है, ठीक है। कौन कौन सा सही है दोस्तों? तो ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी जो होगा वो गलत है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं ऑप्शन नंबर ई पर, से इसे छत्तीसगढ़ विधानसभा ने पुनः पारित किया। दोस्तों साफ साफ गलत है, क्योंकि देखो अगर विधानसभा, मध्य प्रदेश विधानसभा ने इसको पारित कर दिया और हमने इसको अंगीकृत कर लिया है, तो हम इसको पारित क्यों करेंगे, है ना। तो पारित हमने नहीं किया, तो मतलब ऑप्शन नंबर डी भी जो है वो भी गलत है, ई भी जो है वो भी गलत है। अगला चलते हैं, इस पर भारत के राष्ट्रपति ने स्वीकृति प्रदान की थी। तो दोस्तों इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है पंचायती राज का जो विषय है ना, ये कहाँ से आएगा दोस्तों? तो जो अनुच्छेद 40 होता है संविधान में, है ना, उसमें राज्यों को निर्देश दिया गया है कि वो अपने अपने राज्यों में पंचायती राज का गठन करें, ठीक है। पहले से निर्देश दिया हुआ है ना, तो कोई भी राज्य गठन मतलब कर सकता है, करते हैं सभी राज्य, ठीक है। तो राष्ट्रपति जी की मतलब स्वीकृति की आवश्यकता वहाँ पर नहीं है, ठीक है। अगले मतलब ये जो एफ है वो भी क्या है? गलत है ना। अगले पर चलते दोस्तों, अगला कथन, यह विधियों का अनुकूलन आदेश 2001 कहलाता है, ठीक है। विधियों का अनुकूलन आदेश 2001 कहलाता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। इसको विधियों का अनुकूलन आदेश 2001 कहते हैं, ठीक है। 7 जून को ये चीज़ भी हुआ था, है ना, 2001 कहलाता है, ठीक है। तो 7 जून 2001 को ये चीज़ भी पारित किया गया था कि इसको विधियों का अनुकूलन, मतलब जो विधि बना हुआ है उसको हम बस यहाँ पर फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है दोस्तों सही है। तो इसमें सही कौन कौन सा है पूछा, सही कौन कौन सा है वाला पूछा था। तो ए सही है, पंचायती राज अधिनियम 1994 मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा मूलतः पारित किया गया था, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी सही है दोस्तों, मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने स्वीकृति प्रदान की थी, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी भी सही है, ठीक है। अंगीकृत कब किए हैं तो हम लोग, अंगीकृत मतलब हाँ 1 नवंबर 2000 से हमने इसको अंगीकृत किया है। और ऑप्शन जी जो है वो सही है, ठीक है। विधियों का अनुकूलन आदेश 2001 कहलाता है। तो दोस्तों ए बी सी और जी ऑप्शन देखना पड़ेगा अगले इसमें स्लाइड में, ए बी सी जी। दोस्तों इसमें जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर स होगा दोस्तों, ए बी सी और जी, ठीक है। बाकी डी ई एफ जो है वो गलत है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, गेवरा दीपिका कुसमुंडा किस लिए जाने जाते हैं? आपके सामने ऑप्शंस हैं। तो दोस्तों इसमें इसका जो सही आंसर होगा कोयला के लिए, ठीक है। आप पढ़े होंगे कि कुसमुंडा, गेवरा, दीपिका ये जो है कोयला खदानों के लिए फेमस है। कहाँ के कोयला खदान है दोस्तों? ये तो कोरबा के कोयला खदान है, ठीक है। बहुत फेमस है यहाँ पर, मतलब बहुत फेमस खदान है कि कुसमुंडा, गेवरा, दीपिका ये, ठीक है। उसके बाद है इसमें और कुछ डिस्कशन करें, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर चलिए, इसका सही आंसर है कोयला खदान के लिए फेमस है कुसमुंडा, गेवरा और दीपिका। ये बेसिकली आपको कहाँ पर मिलेंगे? तो कोरबा जिला जो है वहाँ पर मिलेगा, ठीक है। कोरबा जिले में मिलेगा। और कोरबा जिले में क्या दोस्तों? तो हसदेव बांगो परियोजना आप जानते ही होंगे, कोरबा जिला में संचालित है ना। कोरबा जिला में एनटीपीसी भी है ना, वहाँ पर बाल्को संयंत्र है, ये सब चीज़ है। आगे चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12, इस राज्य का शिमला किसे कहा जाता है? बहुत आसान सा क्वेश्चन दोस्तों। इस राज्य का शिमला मैनपाट को कहा जाता है, सभी जानते हैं, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा? मैनपाट होगा। राज्य का शिमला मैनपाट को कहा जाता है। मैनपाट के बारे में और क्या जानते हैं दोस्तों? तो देखो मैनपाट है, वहाँ से सबसे पहला चीज़ तो मांड नदी का उद्गम होता है, ठीक है। मांड नदी का उद्गम होता है, 155 किलोमीटर उसकी लंबाई है ना। अब इस मांड नदी पे और कुछ है क्या? तो कोई जलप्रपात है क्या? तो है इस मांड नदी पे जलप्रपात दोस्तों मेरे ख्याल से उतर रहा है फिलहाल, अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मैनपाट है। और यहाँ पर क्या मिलेगा? तो टाइगर हिल मिलेगा, है ना, इको पॉइंट मिलेगा, पर्यटन स्थल है दोस्तों बेसिकली। यहीं पर तो 1962 में जो तिब्बती शरणार्थी थे, है ना, भारत और चीन का युद्ध है 1962 में, तो जो तिब्बती जो शरणार्थी थे उनको मैनपाट में बसाया गया था, है ना। क्वेश्चन यूपीएससी में बन चुका है, ठीक है। इसको छत्तीसगढ़ का शिमला भी बोलते हैं, है ना। उसके बाद क्या है? जसपुर पाट। देखो दोस्तों जो मैन पाट, एक्चुअली में ये सब पाट हैं, है ना, मैन पाट, जसपुर पाट, जारंग पाट, सामरी पाट। तो ये जो पाट प्रदेश हैं उसमें जसपुर पाट जो है वो सबसे बड़ा पाट है ना। सबसे बड़ा पाट जसपुर पाट है।
जशपुर पाठ है ना। जारंग पाठ आपको, जशपुर पाठ आपको कौन से जिले में मिलेगा, तो जशपुर में मिलेगा, ठीक है। जारंग पाठ आपको कौन से जिले में मिलेगा, तो बलरामपुर जिला में मिलेगा, है ना, बलरामपुर में। यहाँ पर दोस्तों क्या है, तो बॉक्साइट का मतलब बहुत भंडार है वहाँ पर, ठीक है। जारंग पाठ जो है फेमस है अपने बॉक्साइट के भंडारण के लिए, ठीक है। सामरी पाठ जो है दोस्तों, यहीं पर जो है छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा स्थित है ना, सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय करने के पश्चात, अच्छा, छत्तीसगढ़ को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय करने के पश्चात कब विलय हुआ, तो ये होगा 1853 में होगा, 1854 में होगा दोस्तों। 1854 में क्या होगा, छत्तीसगढ़ का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय करने के पश्चात निम्नलिखित में से किसे यहाँ का डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया गया था। दोस्तों ये 1 साल मतलब पिछले साल 2021 पीएससी का क्वेश्चन बना था ये, ठीक है। छत्तीसगढ़ को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय करने के पश्चात निम्न में से किसे यहाँ का डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों चार्ल्स सी इलियट को डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया गया था, ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, कुछ ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके बाद ऑप्शंस पर आते दोस्तों, वॉन्स एगेन्यू। तो दोस्तों ये जो वॉन्स एगेन्यू है, फिर चार्ल्स विल्किंसन है ना, एंड्रयू क्रॉफर्ड है, इन लोग क्या हैं तो इन लोग ब्रिटिश अधीक्षक है दोस्तों। जब मराठा का काल चल रहा था, ठीक है, मराठा का काल मैंने कि 1818 में मराठा वहाँ पर क्या थे, बिंबाजी भोसले, संभाजी भोसले थे, उनकी जो मृत्यु हुई थी। तो उसके बाद क्या था, वहाँ का शासन संभालने के लिए कोई नहीं था। तो उस समय उसके बाद क्या हुआ, रघुजी जो द्वितीय थे, जो एक्चुअली में नागपुर के जो भोसले थे, है ना, रघुजी प्रथम फिर रघुजी द्वितीय थे, तो उनका निधन हो गया था उसी समय 1818 में। और जो रघुजी जो तृतीय थे, उनके पुत्र, वो बहुत छोटे थे उस समय, शासन करने के लिए नहीं थे, मतलब शासन नहीं कर सकते। तो जो ब्रिटिश अधीक्षक थे उनके द्वारा क्या होता, मराठा का शासन चला था। जब मैं इतिहास पढ़ाऊँगा दोस्तों, इस बारे में पूरा डिटेल सबको बताऊँगा। अभी बस आपको इतना ही समझना है कि 1818 से लेकर 1830 तक ये जो 12 साल का डिफरेंस है, इसमें मराठों का जो शासन है वो ब्रिटिश अधीक्षकों के द्वारा चलाया गया था। तो इसमें 1818 में ये वॉन्स एगेन्यू जो हैं, पी वॉन्स एगेन्यू, ये आए थे। और उस टाइम दोस्तों रतनपुर जो था वो क्या था, वहाँ की राजधानी थी, ठीक है। उस समय की जो छत्तीसगढ़ थी वहाँ की राजधानी थी। तो राजधानी को इन्होंने ही परिवर्तित किया था, छत्तीसगढ़ से क्या कर दिया, मतलब वहाँ रतनपुर से क्या कर दिया, सीधा रायपुर चेंज कर दिया। तो रतनपुर से रायपुर राजधानी लाने का जो श्रेय है वो इन्हीं को जाता है, पी वॉन्स एगेन्यू को, ठीक है। 27 परगने थे दोस्तों, 27 परगनों से इन्होंने 8 परगनों में बांट दिया था। उस टाइम परगना पद्धति चलता था ना, तो 27 परगने थे, उसमें 27 परगनों से इन्होंने क्या कर दिया, 8 परगनों में बांट दिया छत्तीसगढ़ को, ठीक है। फिर बाद में एक और बनाया गया परगना, ठीक है, बताऊंगा सब मैं जब उस टॉपिक पर आऊँगा। तो चार्ल्स इलियट जो छत्तीसगढ़ के प्रथम डिप्टी कमिश्नर बोल सकते हैं, ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य में मिलने के पश्चात। एंड्रू क्रॉफर्ड थे दोस्तों, इसका कुछ खास है नहीं इसमें, जो सबसे अंतिम जो थे वो यही थे, ब्रिटिश अधीक्षक 1830 में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन कर सकता है। अनुसूचित क्षेत्र, ठीक है, उसमें ग्राम सभा दोस्तों हर गांव में, अच्छा, एक ग्राम पंचायत होता है, ठीक है, मतलब 2-3 गांव मिलाकर एक ग्राम पंचायत बनता है। तो उसमें हर एक अपने अपने जो गांव होता है उसमें एक ग्राम सभा होता है, ठीक है। ग्राम पंचायत का जो मुखिया होगा वो कौन होगा, सरपंच होगा, है ना। उप मुखिया होगा कौन होगा, तो उप सरपंच होगा। और जो गांव है दोस्तों उसको क्या है, मतलब गांव के कुछ वार्ड में बांटते हैं। तो वार्ड में क्या है दोस्तों, वार्ड से एक पंच प्रतिनिधि चुन कर आते हैं, पंच बोलते हैं उसको हम लोग, ठीक है। जैसे एक गांव है तो उसमें अगर 8-10 पंच हो गए, या 2-3 पंच, मतलब 2-3-4-5 वार्ड निकल गए वहाँ पर से, तो उतने पंच निकल जाएंगे वहाँ से, है ना। ऐसे 3-4 गांव मिलकर अगर एक ग्राम पंचायत बना रहे हैं तो, है ना, तो उसमें उतने सारे पंच निकल करके आएंगे। तो ये जो ग्राम पंचायत होता है दोस्तों, जैसे 3 गांव हैं तो पहले गांव का ग्राम, मतलब पहले गांव का अगर ग्राम सभा का बैठक हो रहा है तो उसमें पहले गांव के लोग हाजिर होंगे, वहाँ के पंच हाजिर होंगे, और जो ग्राम पंचायत है वहाँ का सरपंच हाजिर होगा। अगर दूसरे गांव का अगर ग्राम पंचायत, दूसरे गांव का अगर ग्राम सभा का बैठक हो रहा है तो दूसरे गांव के लोग वहाँ पर आएंगे, ठीक है। और वहाँ के जो पंच होंगे वो, और जो टोटल उस 3-4 गांव का जो सरपंच होगा ना वो वहाँ पर, ठीक है। तो ये उस पर बैठक में भाग लेते हैं।
तो अनुसूचित क्षेत्रों में क्या होता है, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन कर सकता है बोल रहे हैं। यहाँ पर अभी फिलहाल अध्यक्षता कौन कर रहा था, तो सरपंच कर रहा था। सरपंच अगर अवेलेबल नहीं है दोस्तों, मतलब सरपंच अगर नहीं है तो उप सरपंच करेगा, है ना। तो जब अनुसूचित क्षेत्रों में जाते हैं तो दोस्तों वहाँ पर जो अध्यक्षता होता है, ना तो मतलब सरपंच करेगा, ना तो पंच करेगा, है ना, कोई पंच नहीं करेगा, कोई सरपंच नहीं करेगा, कोई उप सरपंच नहीं करेगा। वहाँ पर दोस्तों जो भी ग्राम सभा के जो लोग होते हैं उनमें आपस में उनके द्वारा क्या होता है, चुन करके एक अनुसूचित जाति का एक सदस्य वही अध्यक्षता करता है, ठीक है। जो ग्राम सभा की बैठक हो रही है उसी में किसी इंसान मतलब किसी आदमी को चुना जाता है जो अनुसूचित जनजाति का हो, ठीक है, तो उसको चुन करके अध्यक्षता करवाई जाती है, ठीक है। ये है तो अध्यक्षता के बारे में कुछ कथन है दोस्तों, इसका जो ऑप्शन होगा, है ना, अगले पेज में। तो पहला कथन है ग्राम पंचायत का सरपंच, बिल्कुल गलत है दोस्तों, अनुसूचित क्षेत्र में नहीं करता ग्राम पंचायत का सरपंच, है ना। ये ग्राम पंचायत का सरपंच कहाँ करेगा, तो जो अनुसूचित क्षेत्र नहीं है वहाँ पर करेगा। ग्राम पंचायत का उप सरपंच, दूसरा कथन भी गलत है दोस्तों, है ना। मैंने बताया कि सरपंच, उप सरपंच, पंच, इनमें से कोई भी अध्यक्षता नहीं करेगा। तीसरा है ग्राम सभा द्वारा उसी समय निर्वाचित अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति, दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। ग्राम सभा के द्वारा उसी समय जो भी व्यक्ति उपस्थित है उन्हीं में से किसी को उठा दिया, है ना, वो भी अनुसूचित जनजाति का होना चाहिए, उठ के आप अध्यक्षता करो, ठीक है। उसी समय निर्वाचित अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति, ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, ग्राम सभा का एक सदस्य, ठीक है, जो उस समय उपस्थित, तो बिल्कुल सही है दोस्तों, उस समय उपस्थित होगा उसी को अपन अध्यक्षता करवाते हैं। अगला, एक सदस्य जो ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं है, एक सदस्य जो ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं है, दोस्तों ये ऑप्शन गलत है। ग्राम पंचायत का या फिर ग्राम का सदस्य होना ज़रूरी है वहाँ पर, ठीक है, उसको मतलब ग्राम पंचायत का सदस्य होना चाहिए उसको, दोस्तों नहीं, ऑप्शन नंबर सी ई जो है वो सही है। एक सदस्य जो ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं है, क्योंकि देखो ग्राम पंचायत है तो उसके सदस्य कौन होंगे, उसके सदस्य होंगे दोस्तों जितने जो पंच चुन कर आए वो उनके सदस्य होंगे, उप सरपंच और सरपंच होते हैं, ठीक है। अब ग्राम सभा की अगर अपन बात करेंगे तो यहाँ पर सदस्य कौन होगा, तो उस वार्ड मतलब उस ग्राम में जितने लोग होंगे वो उनके सदस्य होंगे, जिनका नाम वहाँ के जो निर्वाचक नामावली है उसमें होना चाहिए बस, ठीक है। तो दोस्तों एक सदस्य जो ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं, ये ऑप्शन मुझे सही लग रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ई सही लग रहा है, नहीं है ना वो तो, ठीक है। अगला ऑप्शन पर चलते, सक्षम अधिकारी द्वारा नियुक्त अनुसूचित जनजाति का एक व्यक्ति, गलत बोल रहे हैं यहाँ पर दोस्तों, ऐसा कोई सक्षम अधिकारी कुछ नियुक्त नहीं करता अध्यक्ष बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऑप्शन सी, डी और ई सही लग रहा है दोस्तों, देखते हैं आगे। सी, डी और ई दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर जो डी है, द है, वो सही है दोस्तों, सी, डी और ई, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। तो 2000 में कौन से 3 राज्य बने थे, सन 2000 की बात हो रही है, इसमें कौन से 3 राज्य बने थे, तो दोस्तों 3 राज्य बने थे, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ठीक है। छत्तीसगढ़ जो था वो 1 नवंबर 2000 को बना था, उत्तराखंड जो था वो 9 नवंबर को बना था, 9 नवंबर को, और झारखंड जो है वो 15 नवंबर को बना था, ठीक है। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ बना, उसके 7-8 दिन के बाद, 9 दिन के बाद 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य बन गया, और उसके 1 हफ्ते 10 दिन के बाद 15 नवंबर को आपका झारखंड राज्य जो है वो बन गया दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर होगा वो छत्तीसगढ़, झारखंड, यूपी लिख दिया हूँ, वो उत्तराखंड है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए ना, छत्तीसगढ़, झारखंड और, हाँ तो ऑप्शन नंबर ए सही है, बस मैं यूपी गलत लिख दिया वहाँ पर, यूपी नहीं है वहाँ पर, एक्चुअली में उत्तराखंड है दोस्तों, ठीक है, उत्तराखंड है। तो दोस्तों इस वीडियो लेक्चर का जो 15 क्वेश्चन है उसके बारे में हमने मतलब उसका सही आंसर हमने जाना, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जितना हो सके हमने कोशिश किया। तो ये वीडियो आपको अगर दोस्तों पसंद आया हो तो इसको लाइक करना, इसको चैनल को आप सब्सक्राइब करना दोस्तों, ताकि इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहें। और मैं नेक्स्ट वीडियो फिर से और छत्तीसगढ़ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज़ लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए दोस्तों अलविदा।